अनाउंसमेंट है, हमने एक स्पेसिफिकली एक मीडियोकर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, हाई आरओआई, हाई आरओटी, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आपके सामने। दोस्तों, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ सिक्योरिटाइजेशन कैटेगरी नंबर एफ में। वी हैव जस्ट कवर्ड द इंट्रो लेक्चर इन रिगार्ड टू सिक्योरिटाइजेशन and I have told you that there are 3 readings, 3 learning modules which I will be covering in respect of securitization. ये जो पहली रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें 2 ही लर्निंग आउटकम्स हैं और बड़ी बेसिक सी लॉजिकल सी रीडिंग है। बट सवाल ये आता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप रीडिंग 17 में आप कह रहे हैं सिक्योरिटाइजेशन, रीडिंग नंबर 18 में आप कहते हैं एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन, रीडिंग नंबर 19 में आप कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटाइजेशन। काफ़ी सारे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड हैं, तो मैं कोशिश करूंगा डिफरेंशिएट करने की, लेकिन कई बार तो मैं मजबूर हो जाऊंगा क्योंकि मुझे कई बार एसेट बैक सिक्योरिटी के एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी के एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भले मैं सिक्योरिटाइजेशन ही क्यों ना बता रहा हूं आपको। आई थिंक आप मेरी बात को शायद अप्रिशिएट कर पाएंगे जब आप पूरा ये लेक्चर या पूरा ये एक्चुअली 2 लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि जो मैं कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। अभी आपने CFA करिकुलम नहीं देखना, अभी आपने स्क्वेजर के क्वेश्चंस भी नहीं करने, खाली पहले मेरा लेक्चर देखना है, लेक्चर के नोट्स प्रिपेयर करने और आगे बढ़ना है। तो मैं चाहता हूं आप कमर सीधी करके बिल्कुल मोबाइल फोन ऑफ करके अपना रजिस्टर ओपन कर लें और उसके ऊपर हेडिंग लिखें ग्रेट मॉर्निंग, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड इनकम, कैटेगरी नंबर F। 6 कैटेगरीज, बेटा भूपेश आनंद है जिसने कैटेगरीज बनाई है। कैटेगरी नंबर F सिक्योरिटाइजेशन, और इसमें हम लेक्चर नंबर 1 कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर रिपीट करता हूं, कमर सीधी करके आपकी लाइफ एनर्जी बिल्कुल फ्लो होनी चाहिए, तब जाकर आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैं लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहा हूं। मैंने कहा मेरे विचार इस चैप्टर के, इस कैटेगरी के ये हैं विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इंट्रो लेक्चर ऑफ कैटेगरी F। मेरे विचार हैं कि आप यहां पर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटाइजेशन की बात करेंगे। मैं पहले फिक्स इनकम सिक्योरिटाइजेशन का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। पहले आप किसी से मिलते हैं तो सीधा थोड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं, पहले दोस्ती करते हैं, नंबर पूछते हैं, बातचीत करते हैं, नंबर भी बाद में पूछते हैं। तो मैं पहले सिक्योरिटाइजेशन की बात करूंगा एंड देन धीरे धीरे प्यार को बढ़ाऊंगा और फिक्स इनकम एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन की बात करूंगा, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटाइजेशन की बात करूंगा और हद से गुजर जाऊंगा, 19 रीडिंग जब कंप्लीट कर डालूंगा। तो आप घड़ा बनाइए, मुझे पता है आपको ये मालूम है, फिर भी आप बनाएंगे। एक्चुअली में जब हम बनाते हैं तो ज्यादा बातें समझ आती हैं, हमारी दोस्ती हो जाती है। आप लिखिए जी, सिक्योरिटाइजेशन में पहली चीज फिक्स इनकम सिक्योरिटाइजेशन, दूसरी बात एसेट बैक सिक्योरिटाइजेशन, एसेट बैक सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट फीचर्स। फिर उसके बाद लिखेंगे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स, मार्केट बैक सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मार्केट फीचर्स। ये 3 बातें मैं डिस्कस करने वाला हूं। और पहली रीडिंग में जो आज हम शुरू करेंगे, थोड़ी सी मुझे कई बार एसेट बैक की और मॉर्गेज बैक की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैं भी करिकुलम भी दिखाऊंगा, गाना भी दिखाऊंगा, PDF भी दिखाऊंगा आपने, लेकिन मेरे नोट्स जैसे आपने लास्ट इतनी सारी कैटेगरीज में मैंने इंग्लिश में बोला तब भी आप लिखते गए हैंड रिटन स्लाइड्स में, मैंने ब्लैक स्लाइड वहां भी नहीं दिखाई। दोस्तों आपको लिखना है, मैं जान के तभी आपको ऑनलाइन स्लाइड्स बताता हूँ, हैंड रिटन स्लाइड्स बताता हूँ कि आपको लगे कि क्लासरूम का पूरा टच मिल रहा है। तो लर्निंग आउटकम A और लर्निंग आउटकम B अगर आप देखें, मैं आपकी जगह होता ना तो दोनों लर्निंग आउटकम लिखता, मैंने लिखा आपके लिए लिखा, नो डाउट ये स्क्वेजर में भी है, करिकुलम में भी है, बट क्या लिखने से ज्यादा बातें समझ आती है ना। तो लर्निंग आउटकम A में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ सिक्योरिटाइजेशन फॉर इशूअर्स, अभी देखेंगे कौन इशूअर्स है, फॉर इन्वेस्टर्स, अभी देखेंगे कौन इन्वेस्टर्स हैं, फॉर इकोनॉमिस्ट एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। 4 लोग, 4 प्लेयर की बात कर गया वो, इशूअर्स की, इन्वेस्टर्स की, इकोनॉमिक्स की एंड फाइनेंशियल मार्केट्स की। अब दोस्तों बेनिफिट्स तो तभी पता चलेंगे ना, पहले आपको मीनिंग पता हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लर्निंग आउटकम B मुझे लगता है A होना चाहिए और A B होना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई घबराना नहीं है, भूपेश आनंद है ना। मैं आपको A to Z रिलेशनशिप के साथ बताने वाला हूं। तो लर्निंग आउटकम B, डिस्क्राइब सिक्योरिटाइजेशन इंक्लूडिंग द पार्टीज एंड द रोल्स दे प्ले। डिस्क्राइब सिक्योरिटाइजेशन इंक्लूडिंग द पार्टीज एंड द रोल्स दे प्ले। तो पहले तो यही सीखना ना कि सिक्योरिटाइजेशन है क्या और वो कौन सी पार्टीज है और वो रोल क्या प्ले करते हैं। तो मैं चल पड़ा आपके सामने, चाहता हूं कि आप सभी पहले चुपचाप मेरे एग्जांपल्स को देखें, मेरी केस स्टडी को देखें। मैं उस केस स्टडी, हुंडई मोटर की केस स्टडी, बंटी की केस स्टडी, मैं आपको उस केस स्टडी से काफी कुछ बताना चाहता हूं। आप ये लॉजिकली समझ लीजिए, सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है किसी भी चीज को गिरवी रखना। आप किसी चीज को सिक्योरिटी देते हैं,
सिक्योरिटाइजेशन का मतलब है आप किसी चीज को सिक्योरिटी में रखते हैं, गिरवी रखते हैं, उस प्रोसेस का नाम है सिक्योरिटाइजेशन। आई थिंक आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो आप पहले बैक ऑफ द माइंड तो ये रखेंगे, आप किसी से उधार ले रहे हैं कुछ, अब आप उधार ले रहे हैं, क्या पता आप भाग जाए, तो आप कहते हैं भाई तू घबरा मत, मैं ये चीज अपनी तरह को दे रहा हूं, तू रख ले, जब मैं पैसे वापस करूंगा तो ये चीज मेरी हो जाएगी। अगर मैंने बीच में नहीं दी तो तू इस चीज को ले लियो, बेच दियो और पैसे रियलाइज कर लियो। जस्ट लाइक हायर परचेज आपने किया होगा अपने जमाने में, हायर परचेज में वो गुड्स को रीपोजेस भी कर सकता है। एक होता था हायर वेंडर और एक होता था हायर परचेजर। मैं डिस्कस करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप लिखें, आप फर्स्ट पार्ट लिखें, लिख लिख के हम बड़े होंगे। इन सिक्योरिटाइजेशन अभी नहीं हमने करना, लर्निंग आउटकम ए बी को छोड़ दीजिए ना, पहले आप मेरी बेसिक बातों को समझ लीजिए ना, लर्निंग आउटकम्स तो अपने आप कवर हो जाएंगे। इन सिक्योरिटाइजेशन 4 पार्टीज आर इन्वॉल्व, वी विल सी हाउ दीज 4 पार्टीज आर इन्वॉल्व। ऐसी 4 पार्टीज कौन सी होती है? आपने लर्निंग आउटकम ए में भी देखा, व्हाट आर द बेनिफिट टू द इशूअर्स, व्हाट आर द बेनिफिट टू द इन्वेस्टर्स, व्हाट आर द बेनिफिट टू द फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट आर द बेनिफिट टू द इकोनॉमी। सो विल सी व्हाट आर दोस 4 पार्टीज। रटना नहीं है, भूपेश आनंद के लेक्चर में कुछ भी रटना नहीं है, आपको लॉजिकली बातों को समझना और धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। तो आप लिख रहे हैं इन सिक्योरिटाइजेशन 4 पार्टीज आर इन्वॉल्व, 4 पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व होती है। पहले आप नाम लिख लें, मैं फिर धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। इसमें मैं हुंडई मोटर्स की कहानी बताऊंगा। तो आप लिखेंगे पार्टी नंबर 1 कस्टमर। कस्टमर का मैंने नाम जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा बंटी। मान लेते हैं ना, आपके जैसे घर के नाम है छोटू, बबलू, बंटी, पिपलू, तो ऐसे ही मैंने कहा मान लेते हैं पार्टी 1 है कस्टमर, कस्टमर को बनाया मैंने और उसका नाम रख दिया बंटी। पार्टी नंबर 2 सेलर होगा। अभी देखेंगे हु इज सेलर, हु इज ओरिजिनेटर। मैंने सेलर मान लिया हुंडई मोटर्स। मैं मानूंगा अभी इस केस स्टडी में कि भाई जो बंटी है उसको गाड़ी चाहिए, वो कार चाहिए और वो कार हुंडई मोटर से ले रहा है, लेकिन बंटी के पास पैसे नहीं है। तो हुंडई मोटर्स के पास जाके कहता है यार मुझे कार दे दो, थोड़े से पैसे ले लो और ये कार जो मुझे दे रहे हो इसी को मैं गिरवी रख रहा हूं। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरे से ये कार ले लेना और इसको बेच के तुम पैसे रियलाइज कर लेना, बस मुझे कार दे दो, थोड़े से पैसे ले लो, कैश ऑन पेमेंट ले लो, थोड़े धीरे धीरे मैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट तुम्हें पे कर दूंगा, ईएमआई पे कर दूंगा। तो 2 पार्टीज मैंने अभी तक बता दी, टोटल 4 पार्टीज होती हैं। रटना बिल्कुल भी नहीं है, बात को समझने की कोशिश करनी है। मैंने कहा जी पार्टी 1 है कस्टमर बंटी, पार्टी 2 है कौन, सेलर ओरिजिनेटर। अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय सेलर ओरिजिनेटर। आप मानिए हुंडई मोटर्स। पार्टी नंबर 3 सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, स्पेशल पर्पस एंटिटी। एक स्पेशल पर्पस बना देंगे, एक स्पेशल एंटिटी बना देंगे, एक व्यक्ति को आर्टिफिशियली हम क्रिएट कर देंगे, जैसे आजकल चैट जीपीटी देखा तो एआई क्रिएट कर देंगे। सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट। एंड 4th इज इन्वेस्टर। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, पार्टी 4। पार्टी 1 जो है उसका नाम है कस्टमर। पार्टी जो 2 है उसका नाम है सेलर, उसको बोलते हैं ओरिजिनेटर, उसको बोलते हैं हुंडई मोटर्स। अब जैसे मैं हुंडई मोटर्स बोलता हूँ आपको समझ आ जाता है। पार्टी 3 मान लेते हैं पार्टी 3 मुथ्थू फाइनेंस है, ऐसा मान लेते हैं पार्टी 3 मुथ्थू फाइनेंस है। चलिए हम इसको मानते हैं, जल्दी समझ आएगा ना। मुथ्थू, हाँ मुथ्थू के स्पेलिंग मुझे सब लग नहीं रहा कि ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं। मुथ्थू फाइनेंस इज स्पेशल पर्पस एंटिटी। एंड पार्टी नंबर 4 इज इन्वेस्टर्स। मुझे नहीं पता है कैसे रिलेट करते हैं, अभी देखेंगे। मैंने बड़ा प्यारा सा एक ग्राफ बनाया, बड़ा सारे ग्राफ बनाऊंगा और उसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि सिक्योरिटाइजेशन है क्या, इसमें कौन सी पार्टीज हैं, उसको समझने के बाद हम बेनिफिट सीखेंगे। तो क्या पता लर्निंग आउटकम ए और बी दोनों एक ही साथ समझ आ जाए। क्योंकि मैं ब्रेक कई बार कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें साथ में समझाने से ज्यादा समझ आते हैं। तो मैंने एक चित्र बनाया, चित्र रूपा, चित्र के रूप जैसी आपको भी चित्र बनाना है। मैंने कहा यह है बंटी, बंटी 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 को एक गाड़ी चाहिए, एक कार चाहिए, क्योंकि उसको मैडम के साथ घूमने जाना है। बंटी के पास पैसे नहीं है, बंटी के पास 2 लाख रुपए हैं, गाड़ी 5 लाख रुपए की है। तो बंटी कहता है हुंडई मोटर्स को, उसके डीलर को कि भाई ये 2 लाख ले ले, 3 लाख मुझे उधार दे दे और ये गाड़ी जो देगा ये भी तू अपने नाम, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो तू ही ले ली, उसको गिरवी में रख ले, कोलेटरल रख ले, सिक्योरिटाइजेशन कर ले, सिक्योरिटी रख ले। इस प्रोसेस का नाम है सिक्योरिटाइजेशन। तो मैंने कहा पहला नाम है बंटी और दूसरा नाम है हुंडई मोटर्स। आप ऐसी चित्र बना रहे हैं, देखिए बंटी, हुंडई मोटर्स। अब अच्छा, हुंडई मोटर्स को हम धीरे धीरे उसका नाम डाल देंगे क्योंकि ही इज द सेलर ऑफ अ कार, तो इट विल ऑल्सो बी नेम्ड एज सेलर। हम इसका टेक्निकल वर्ड ओरिजिनेटर बोलेंगे। ओरिजिनेटर मतलब जहां से ओरिजिन हुई है ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन गंगा जी आई गंगोत्री से, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में घूम घाम के गंगा सागर में मिल गई जाकर।
तो हम देखेंगे पहले स्टार्टिंग तो गंगा जी की गंगोत्री से हुई। पहले बंटी था, एक था बंटी, एक थे हुंडई मोटर्स। उन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुई। हुंडई मोटर्स का नाम है सेलर, बंटी का नाम है कस्टमर। बंटी बायर है, बंटी बारोवर है। बंटी ने गाड़ी खरीदी, उधार में ली और गाड़ी को कह दिया तू इसको उधार में, इसको गिरवी रख ले। किसको कहा? हुंडई मोटर्स को। आप ये बताइए, हुंडई मोटर्स को मैंने कहा, इसका मतलब ऐसा भी तो मैं कह सकता हूं कि हुंडई मोटर्स ने एक लोन दे दिया बंटी को। बोलो, बोल सकता हूं या नहीं? बिल्कुल बोल सकते हैं। हुंडई मोटर्स ने लोन दे दिया बंटी को। अच्छा, आप ये बताइए, हुंडई मोटर्स का काम क्या लोन देने का है या कारें बनाने का है? बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा। हुंडई मोटर्स का काम गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने का है, लोन देने लेने का नहीं है। बट कई बार उसको ट्रेड में ऐसा करना पड़ता है, जैसे हमारे लेक्चर्स हैं। अब कई बार हम 1-1 लाख के 1.5 लाख के पैकेज बेचते हैं, तो स्टूडेंट्स कहते हैं साहब हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमारे को ईएमआई में दे दो। अब हमारा काम क्या ईएमआई का है? हमने क्या किया, एक स्पेशल बैंक को अपॉइंट कर लिया है। हम कहते हैं भैया उससे बात कर ले, वो इंटरेस्ट थोड़ा सा लेगा, कम लेगा। अगर हम उसको कहते हैं जिस पार्टी को कहा, वो आपसे डायरेक्टली बात करेगा, आप उससे डायरेक्टली बात करोगे, आपको वो लोन दे देगा। अब हमने उसको कहा अगर तेरे को ईएमआई के पैसे नहीं मिले ना, तो हमें बता दियो, हम इसकी क्लास ही बंद कर देंगे। मेरी बात को शायद आप समझ पा रहे हैं। अभी देखेंगे, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स की हेल्प से बताना शुरू करूंगा। मैं रोजमर्रा के एग्जांपल से बताऊंगा। आप मेरे एनर्जी लेवल को देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, आपको लगेगा ज्यादा समझ आ गया है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने कहा एक था बंटी, एक था हुंडई मोटर्स। हुंडई मोटर्स का नाम है सेलर, उसका नाम है ओरिजिनेटर। बंटी और ओरिजिनेटर के बीच में लोन लिया। किसने दिया? लोन लिया किसने? बंटी ने, बोरोवर ने। बंटी का नाम बोरोवर भी हो सकता है, बंटी का नाम कस्टमर भी हो सकता है। और लोन दिया किसने? लेंडर ने। लेंडर कौन? सेलर। सेलर कौन? ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर कौन? हुंडई मोटर्स। आई थिंक ये ट्रांजैक्शन दिमाग में क्लियर हो रही है। ठीक है जी। अब हुंडई मोटर्स का मैंने कहा मेन पर्पस गाड़ियां बनाना, ना कि लोन देना। अब आप ये बताइए, बंटी जैसे हजारों लोग होंगे जो हुंडई मोटर्स के पास जाएंगे और वो भी यही कहेंगे, जैसे भेड़ चाल होती है कि भाई हमें कार दे दो, कार दे दो, कार दे दो, उधार में दे दो, उधार में दे दो, उधार में दे दो, और हमारा ये कोलेटर रख लो, कोलेटर रख लो, कोलेटर रख लो। मान लेते हैं $10 मिलियन की सेल हुंडई मोटर्स ने कर दी और ये उधार में बेची है। मिलेंगे पैसे, नहीं मिले तो हुंडई मोटर्स बेच सकता है उसको, गाड़ियों को, और पैसे वसूल कर सकता है। लेकिन मेन धंधा हुंडई मोटर्स का उधार लेना या उधार देना नहीं है। अब उसकी लिक्विडिटी में फर्क पड़ जाएगा। किसकी? हुंडई मोटर्स की लिक्विडिटी में। क्यों? क्योंकि जो पैसे उसको मिलने थे अब नहीं मिल रहे, बाद में मिलेंगे। लिक्विडिटी में ब्लॉकेज आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल में दिक्कत आएगी। इसका मतलब हुंडई मोटर्स को कहीं और से लोन लेना पड़ेगा। तो हुंडई मोटर्स क्या करती है? मुथ्थू फाइनेंस के पास चली जाती है। मुथ्थू फाइनेंस का काम ही है फैक्टरिंग। जैसे आपने सुना होगा फैक्टरिंग एग्रीमेंट, एक था फैक्टर, एक था बायर, एक था कस्टमर। फैक्टर का नाम तो सबने सुना है। फैक्टरिंग एग्रीमेंट मैंने अच्छी तरह से बताया हुआ है कि भाई एक फैक्टर होता है, जैसे मुथ्थू फाइनेंस यहां पे फैक्टर बन गया। अब मुथ्थू फाइनेंस और हुंडई मोटर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाएगा। हुंडई मोटर्स मुथ्थू फाइनेंस को कहेगी सर मुझे ना ये $10 मिलियन का पैसा लेना है इन कस्टमर से, लेकिन ये देंगे मुझे बाद में। आप क्या करो, मुझे अभी दे दो, मुझे 10 मिलियन लेने हैं ना, मुझे अभी पैसे दे दो, आप इनसे बाद में वसूलते रहना। तो मुथ्थू फाइनेंस और हुंडई मोटर्स के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि भाई ये जो मेरे एसेट्स हैं, किसके एसेट्स हैं? हुंडई मोटर्स के। जो लोन उसको रिसीव करना है, जो ईएमआई रिसीव करना है, वो हुंडई मोटर्स के लिए रिसीवेबल है। वो कहता है जो मेरा रिसीवेबल है ना, आपको मैं बेच रहा हूं, ये मेरा एसेट है, इसमें से मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड वी हैव सीन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस दैट एनीथिंग ऑन व्हिच वी विल बी गेटिंग द इकोनॉमिकल बेनिफिट्स इन द फ्यूचर दैट इज नेम्ड एज एन एसेट। सो दिस एग्रीमेंट इज इन बिटवीन। तो मैं ये क्या कर रहा है, ये हुंडई मोटर्स ये लोन के रिसीवेबल्स उसको बेच रहा है। किसको बेच रहा है? मुथ्थू फाइनेंस को। अब जैसे ये बेच देगा तो आप बताइए, ये जो कस्टमर्स थे कि डायरेक्टली पैसे किसको देंगे? हुंडई को देंगे या मुथ्थू फाइनेंस को देंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, मुथ्थू फाइनेंस को देंगे, हुंडई को क्यों देंगे? जैसे फैक्टर ने क्रेडिट में जो गुड्स सेल करी, फैक्टर ने उस क्रेडिट को, डेटर्स को परचेज कर लिया, तो कस्टमर तो डायरेक्टली फैक्टर को देगा ना। तो यहां पर हुंडई मोटर्स पिक्चर से निकल गई। हुंडई मोटर्स को मुथ्थू फाइनेंस $10 मिलियन या कुछ कम दे देगा एडवांस में, अप फ्रंट में, क्योंकि हुंडई मोटर्स की अपनी वर्किंग कैपिटल का काम चल गया। क्योंकि उसका काम लोन बनाना तो था नहीं, लोन देना तो था नहीं, वो फाइनेंस कंपनी तो है नहीं। तो वो क्या करेगी? अपनी गाड़ियां बनाएगी, उसको $9-9.5 लाख मिल गए, काम चल गया। अब सवाल ये आता है कि मुथ्थू फाइनेंस ने वो लोन तो खरीद लिया,
अब ये एसेट किसका बन गया? मुथ्थू फाइनेंस का। अब ये कस्टमर्स किसको ईएमआई देंगे? मुथ्थू फाइनेंस को। अब अगर मुथ्थू फाइनेंस को ऐसा लग रहा है, मुथ्थू फाइनेंस कौन हो गई? स्पेशल पर्पस एंटिटी, जो पिक्चर में हमने घुसेड़ दी, चुड़ैल थी, स्पेशली घुसेड़ दी, क्योंकि उसके पास धन था, उसने धन से हमारे को खरीद ली, जबकि एक्चुअल वन ट्रांजैक्शन है किसके बीच में? बंटी के बीच में और हुंडई मोटर्स के बीच में। लेकिन उसके बाद हुंडई मोटर्स ने मुथ्थू को पिक्चर में लेकर आ गया, क्योंकि स्पेशली लेकर आया, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्पेशल पर्पस एंटिटी। एक ये ट्रस्ट है, मान लेते हैं। इसने हुंडई मोटर्स ने अपने एसेट्स उसको सेल कर दिए, लोन रिसीवेबल्स। अब ये कस्टमर्स पैसे किसको देंगे? मुथ्थू को। लेकिन मुथ्थू को ऐसा लगता है कि यार मेरे $10 मिलियन यहां पर, मुझे इससे पैसे कुछ बोरो, मुझे इससे भी कुछ गेम खेलनी चाहिए। तो मुथ्थू फाइनेंस क्या करता है? मार्केट में जाता है, फिक्स इनकम मार्केट में जाकर कहता है कि मैं फिक्स इनकम की सिक्योरिटी सेल कर रहा हूं। तो मुथ्थू फाइनेंस जब फिक्स इनकम की सिक्योरिटीज बेचेगा इन्वेस्टर्स को, मतलब ए को, बी को, सी को, डी को। इन्वेस्टर्स कौन? बंटी बबली तो कस्टमर है। इन्वेस्टर मतलब जो अपने हार्ड एंड मनी से मुथ्थू फाइनेंस की फिक्स इनकम सिक्योरिटीज बाय करेंगे, उनको बोलते हैं ये इन्वेस्टर्स हैं। अब वो इन्वेस्टर्स क्यों लोगे मुथ्थू फाइनेंस के? क्योंकि मुथ्थू फाइनेंस के पास उन सिक्योरिटी के अगेंस्ट एसेट है। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टर्स हैं, इनके पास सिक्योरिटी है कि भाई अगर मान लेते हैं कस्टमर्स ने पैसे नहीं दिए मुथ्थू फाइनेंस को, तो ये कस्टमर्स उस लोन, उस एसेट को, उस गाड़ियों को सेल करके पैसे रियलाइज करके रख लेंगे। इसका मतलब इन्वेस्टर्स की रिस्क, यहां पर रिस्क कम है, रिस्क इन्वॉल्व्ड कम है, क्योंकि वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ लोन है, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ एसेट है। मान लेते हैं वो एसेट लोन के रूप में है, लोन रिसीवेबल्स के रूप में, कि लोन रिसीव करना है, राइट है, साडा हक एथे रख। अगर हक नहीं दिया गया मुथ्थू फाइनेंस को, तो बट नेचुरल है ये जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब अगर कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो इसने तो सिक्योरिटी से आगे बेच दी, तो ये इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? ये इस एसेट को सेल करके अपने पैसे रियलाइज कर सकते हैं। मतलब कहानी कहां से कहां जा रही है, आप देख रहे हैं। पहले कहानी कहां थी? कस्टमर के बीच में और हुंडई मोटर्स के बीच में। फिर धीरे धीरे हमने हुंडई मोटर्स के बीच में और मुथ्थू फाइनेंस के बीच में कहानी लेकर आ गए। फिर अब धीरे धीरे मुथ्थू फाइनेंस और इन्वेस्टर्स के बीच में से कहानी लेकर आ गए। ये जो मुथ्थू फाइनेंस है, ये सिक्योरिटीज इशू कर रहा है इन इन्वेस्टर्स को, और उसके अगेंस्ट में, उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में मुथ्थू फाइनेंस कोलेटरल ले रहा है। क्या, किस चीज का कोलेटरल है? लोन का, कि भी मुझे लोन मिलना है, अगर नहीं दिया तो हम उनकी गाड़ियां ले लेंगे, जब्त कर लेंगे, रिपोजेस कर लेंगे, जैसे हायर परचेज में करते हैं। अभी तक इतना ही। पहले आप इस चित्र को बनाइए, धीरे धीरे और बताऊंगा। पहले आप, सच में कह रहा हूं, आप चित्र बनाना, फोटो बनाना, ज्यादा समझ आएगा। बंटी बना दिया, बिल्कुल बनाया सर। सेकंड, हुंडई मोटर्स बना दिया, हुंडई मोटर्स बना दीजिए। सेकंड, हुंडई मोटर्स बनाइए। थर्ड, सिक्योरिटाइजेशन बनाइए, मतलब मुथ्थू फाइनेंस बनाइए। ये मुथ्थू फाइनेंस लिख लीजिए, मुथ्थू लिखिए, मुथ्थू फाइनेंस में आ रहा हूं 1 मिनट में। अब आपने लिख लिया थर्ड पार्टी मुथ्थू, ये मुथ्थू बन गया जी। अभी मैं फोर्थ पार्टी लेकर आऊंगा, इन्वेस्टर्स लेकर आऊंगा, लेकिन अभी पहले जो नीचे लिखा हो लिख लीजिए। हुंडई मोटर्स का दूसरा नाम है सेलर, हुंडई मोटर्स को बोलते हैं ओरिजिनेटर, हुंडई मोटर्स को लेंडर भी बोल सकते हैं। बंटी को बोलेंगे कस्टमर, बंटी का दूसरा नाम है बोरोवर। धीरे धीरे मैं नए नए नाम यूज करूंगा, बोरोवर टेक्निकल नेम यूज करूंगा, और धीरे धीरे मैं मुथ्थू फाइनेंस की जगह स्पेशल पर्पस एंटिटी का नाम यूज करूंगा। अब जब ये स्पेशल पर्पस एंटिटी सिक्योरिटी इशू करेगी इन्वेस्टर्स को, तो मैं फिर इन्वेस्टर्स को पिक्चर में लेके आ जाऊंगा। आप देखिए नीचे ना, मैंने क्या लिखा, लोन अगेंस्ट कार, इसने लोन दिया। उसके बाद सेल्स लोन, किसने सेल कर दिए? हुंडई मोटर्स ने लोन बेच दिए, किसको? मुथ्थू फाइनेंस को। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं।
मैंने जान के वो फोटो अलग बनाई और वहां पे इन्वेस्टर्स नहीं लेकर आया। अब 4 पार्टीज मैंने बताई थी, देयर आर 4 पार्टीज, वी हैव ऑलरेडी सीन लर्निंग आउटकम ए एंड बी। तो धीरे धीरे आपको हुंडई मोटर की केस स्टडी से खुद लॉजिकली पता चलेगा कि 4 पार्टीज कहां हैं। पहली है बंटी, दूसरा है हुंडई मोटर्स, तीसरा है मुथ्थू फाइनेंस और फोर्थ है इन्वेस्टर्स, कॉमन आदमी, मैंगो पीपल, जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज बाय करेंगे मुथ्थू फाइनेंस की। सवाल ये आता है कि इन्वेस्टर्स क्यों मुथ्थू फाइनेंस की सिक्योरिटीज बाय करेंगे, अभी देखेंगे। सवाल दूसरा ये भी आता है कि मुथ्थू फाइनेंस क्यों बाय करेगा लोन के रिसीवेबल्स फ्रॉम हुंडई मोटर्स, इसको भी देखेंगे। सवाल ये भी आता है कि हुंडई मोटर्स अपने लोन रिसीवेबल्स क्यों बेचेगी मुथ्थू फाइनेंस को, इसको भी देखेंगे। बेटे तभी तो लॉजिक समझ आएगा, तभी तो आप बेनिफिट्स वगैरह देख सकते हैं अलग पार्टीज के लिए कि भाई इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट है, इश्यूर को क्या बेनिफिट है, मार्केट को क्या बेनिफिट है, इकोनॉमी को क्या बेनिफिट है। जब तक कुछ हलचल नहीं होगी मार्केट के अंदर, इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं हो सकते। तो हमें हलचल करके करनी है। अगर आपकी ब्लड की सर्कुलेशन बंद हो गई तो आप मर जाएंगे, भगवान ना करे आप मरे। पहले सीएफए तो कर लें। आप लिखिए जी बंटी, बंटी के बाद मैंने लिखा हुंडई मोटर्स, हुंडई मोटर्स के बाद लिखा मैंने मुथ्थू फाइनेंस जिसका नाम था स्पेशल पर्पस एंटिटी। अब मैं जान के एक पार्टी और लेके आ गया हूं जिसका नाम है इन्वेस्टर्स। अभी देखेंगे इन्वेस्टर्स, 4 लोग आ गए जी, 4 पार्टीज आ गई। पहले फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, मैंने पहला एरो बनाया। पहली ट्रांजैक्शन होगी हुंडई मोटर्स के बीच में और कस्टमर्स के बीच में। वो गाड़ी बेचेगा उधार में और वो उसका गिरवी रख लेगा बोरोवर को। उसके बाद सेकंड ट्रांजैक्शन होगी, हुंडई मोटर्स मुथ्थू फाइनेंस को सेल कर देगी वो लोन जो उसके पास लोन बन गए हैं, $10 मिलियन मान लेते हैं। तीसरी चीज अभी जो मैंने नहीं बताई, मुथ्थू फाइनेंस इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज इशू करेगा, ठीक है सर, और वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट कोलेटरल होगा गाड़ियों का। तो वो जो इन्वेस्टर्स होंगे ना वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है गिरवी में उनके पास गाड़ियां हैं। अगर पैसे नहीं मिले मुथ्थू फाइनेंस को तो हम गाड़ियों को बेच देंगे, क्योंकि जब भी किसी कंपनी की लिक्विडेशन होती है तो पहले डेटर्स को, पहले फिक्स इनकम सिक्योरिटीज को मिलता है और उसके बाद एसेट्स लोन के हैं, क्योंकि अब ये एसेट्स बन गए हैं मुथ्थू फाइनेंस के। पहले एसेट्स है हुंडई के, हुंडई ने पैसे लेकर इनके एसेट्स बन गए। तो इसलिए ये घबराएंगे नहीं इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको पता है सब कुछ गिरवी में है, घबराने की बात है ही नहीं। तो आपने अगर ये फोटो बना ली, बेटा इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर मत मानना, ज्यादा समझदारी मत करना। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। आपके पास अगर विद्या का धन आ गया तो दुनिया की हर चीज आ जाएगी। और विद्या के धन के लिए ईमानदारी, लिखना है, करना है, समझना है। आइए आइए दोस्तों, मैं कुछ नोट्स लिखवा दूं। आज अभी तक जो भी मैंने चर्चा की, अगर उसके कुछ नोट्स लिख लेते हैं तो आपको ज्यादा बातें समझ आएंगी। नोट नंबर 1, इन केस बंटी और कस्टमर्स डज नॉट पे लोन, मान लेते हैं आपके मन में आ सकता है, अगर बंटी जो कस्टमर्स है, जो पहली ट्रांजैक्शन है वही उनकी नियति खराब हो जाए तो कोई घबराना नहीं है। क्या फिर घबराना नहीं है? देन हुंडई मोटर्स और फाइनेंस कंपनी कैन, अगर हुंडई मोटर्स ने आगे मुथ्थू को नहीं बेचा या अगर आगे बेच दिया, तो अगर नहीं बेचा तो हुंडई मोटर्स ले सकती है, उनकी गाड़ी ले सकती है, जब्त कर सकती है, रिपोजेस कर सकती है। अगर बेच दिया तो मुथ्थू फाइनेंस ले लेगी। तो मैंने सिंपल सी बात बताई, आपको पता थी फिर भी आप लिख लें। सिमिलर टू हायर परचेज ट्रांजैक्शन, मैंने कहा जी इसमें एक हायर परचेजर होता है, एक हायर वेंडर होता है। इट इज सिमिलर टू हायर परचेज ट्रांजैक्शन। नोट नंबर 1 अगर लिख लिया हो, बेटे करिकुलम में आएंगे, स्क्वेजर में आएंगे, ब्लैक स्लाइड्स में आएंगे, पहले लिखें, लॉजिक समझें, केस स्टडी को देखें तो ज्यादा पता चलेगा। नोट नंबर 2, कस्टमर्स, कस्टमर कौन? बंटी। कस्टमर कौन? बोरोवर। नोट नंबर 2, बोरोवर। आपको पता चलेगा उसको 2-3 नाम है, जैसे आपके घर में बड़े सारे नाम है, इसी तरह से कस्टमर का बंटी नाम है, बंटी का बोरोवर भी हो सकता है। नोट नंबर 3, अब जो कस्टमर्स है वो हुंडई मोटर्स को पैसे देंगे। बड़े सारे कस्टमर्स हो सकते हैं। मैंने कहा वो कस्टमर्स को टोटल अमाउंट देखो तो $10 मिलियन हो सकता है। अब हुंडई मोटर्स वाले कहते हैं साहब हमारा धंधा था गाड़ियां बनाने का, हमने उधार देना शुरू कर दिया, हमारे सारे पैसे ब्लॉक हो गए। तो ये $10 मिलियन के जो एसेट्स हैं, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी बंद हो गई, क्योंकि इनको प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि इनका मेन कस्टमाइजेशन काम करना है। जैसे आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, आपका काम है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को, फाइनेंस कंपनीज को एनालाइज करना। अब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, हद कर दी। सीएफए किया तो कुछ और करने के लिए क्या आप ये काम कर रहे हो? क्योंकि आप जब तक स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे उसमें एक्सेल नहीं कर सकते। तो यहां पर यही बात आ रही है, नो लिक्विडिटी स्पेशल पर्पस एंटिटी विल कम इनटू पिक्चर। ओके, हुंडई मोटर्स विल सेल। अब हुंडई मोटर्स क्या करेगा, क्योंकि उसके पास लिक्विडिटी नहीं है, नाउ दे विल सेल देयर लोन रिसीवेबल्स टू मुथ्थू फाइनेंस, दैट इज स्पेशल पर्पस एंटिटी। तो यहां पर लिखा हुआ है, बेटा लिख लो, समझ आ गया मुझे पता है फिर भी लिख लो। हुंडई मोटर्स विल सेल लोन और एसेट्स और रिसीवेबल्स फॉर टू SPE, दैट इज मुथ्थू फाइनेंस स्पेशल पर्पस एंटिटी। बेटे छोटी छोटी बातें लिखेंगे तो करिकुलम और स्क्वेजर आपको घबराएगी नहीं। आप
ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी, सबसे डिफिकल्ट लर्निंग मॉड्यूल जो बच्चों को लगती है। नोट नंबर 4, नाउ कस्टमर्स बोरोवर्स विल पे, अब डायरेक्टली वो फैक्टर को देंगे, डायरेक्टली दे विल पे टू द स्पेशल पर्पस एंटिटी, दैट इज इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। एक मूवी आई थी ईएमआई के ऊपर, कौन देगा? कस्टमर। कस्टमर कौन? बंटी। बंटी किसको देगा? एसपी को। एसपी कौन? मुत्तू फाइनेंस। ठीक है जी। सेम एज इन फैक्टरिंग कंसेप्ट। मैंने जान के वो बातें भी लिखी जिससे आपको और ज्यादा समझ आए। मैं आ गया जी, मैं आ गया, मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं अमेरिका, मैं लंदन, मैं यूके, मैं यूएसए, मैं इंडिया। मैंने सारे कोर्सेज किए अकाउंट फाइनेंस के। नोट नंबर 5 लिख लीजिए, इन्वेस्टर्स विल गिव 10 मिलियन टू एसपीई। अब एसपीई को भी तो धंधा चाहिए, उसको भी तो पैसे चाहिए। तो एसपीई ने क्या किया? फिक्स इनकम का इशू निकाल दिया और इन्वेस्टर्स को पैसे दे दिए, इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज दे दी और उनसे पैसे ले लिए। लगभग $10 मिलियन के आसपास की बात कर रहे हैं। एसपी विल इशू सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स विल बी हैप्पी एंड दे विल नॉट पे द रेट, दे विल नॉट एक्सपेक्ट द हायर रिटर्न बिकॉज देयर रिस्क इन्वॉल्व्ड इज वेरी लेस। क्योंकि उनका रिस्क कम है। किसका रिस्क कम है? इन्वेस्टर का। क्यों? क्योंकि वो जो उसके अगेंस्ट कोलेटरल है वो गाड़ियां हैं। दिल हूं करे, घबराएगा नहीं, क्योंकि उनको पता कुछ दिक्कत होगी तो हो जाएगा, है ना। तो आप लिख रहे हैं नोट नंबर 6, एसपी विल इशू सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स। मैं भूपेश आनंद नोट नंबर 7 में आ गया। नाउ दी सिक्योरिटीज और फिक्स इनकम सिक्योरिटीज इशूड बाय एसपी टू इन्वेस्टर्स आर बैक्ड बाय कार। मैंने जान के गाड़ी बना दी। अब मैंने क्योंकि चित्र बनाया तो आपको ज्यादा समझ आएगा। आप लिख लीजिए, बिकॉज दे आर बैक्ड बाय सिक्योरिटीज, दे आर बैक्ड बाय एसेट्स, इसलिए इसको क्या हम कह सकते हैं? एसेट बैक सिक्योरिटीज। देखो धीरे 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 आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। ऐसे पढ़ेंगे ना एसेट बैक करिकुलम से तो 3-4 दिन तक तो नींद नहीं आनी। इतनी भयानक से अक्षर यूज किए। जब मैंने पहली बार करिकुलम पढ़ा तो मैं तो डर ही गया जब अपने पेपर दे रहा था। नाउ these securities, fixed income securities, in securities को fixed income securities बोलते हैं, issued by SPE, by Muthoot Finance to investors are backed by assets. Let it be a car. So they are also named as asset backed securities, ABS. बेटे मुश्किल है ही नहीं। मैं रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं। आइए एक दो बातें और लिख लें और धीरे धीरे आगे चलें। मैंने अब 4 ट्रांजैक्शंस, 4 पार्टीज लिख ली। अभी इसके बेनिफिट्स बताने हैं कि भाई ओरिजिनेटर को क्या बेनिफिट है, हुंडई मोटर्स को क्या बेनिफिट है, सेलर को क्या बेनिफिट है, एसपी को क्या बेनिफिट है, मुत्तू फाइनेंस को क्या बेनिफिट है, इन्वेस्टर्स को क्या बेनिफिट है, सभी को देखेंगे। एलओएस ए और एलओएस बी खत्म हो जाएगा अगर आपने ध्यान से इस केस स्टडी को समझ लिया। कस्टमर्स, सेलर्स, एसपी, इन्वेस्टर्स, आराम से लिख लो बेटे। 4 बार बनाना पड़े, ग्राफ बनाओ ना। मैंने हाथ से बनाया यार, मेरे पास जबकि ब्लैक स्लाइड में जान के हाथ से बनाता हूं, मुझे भी ज्यादा समझ आता और आपको भी ज्यादा समझ आएगा। आपको लगेगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठेंगे, थप्पड़ मारूंगा नहीं तो। लिखो कस्टमर्स के बाद सेलर्स के बाद एसपी के बाद इन्वेस्टर्स। ऊपर देखो मैंने लिखा है गाड़ी है अगेंस्ट लोन, सेल ऑफ दिस एबीएस। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा। धीरे धीरे मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। सेलर का दूसरा नाम क्या है? हुंडई मोटर्स। ओरिजिनेटर कुछ भी कह सकते हैं। एसपी इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, इसको मुत्थू फाइनेंस भी कह सकते हैं, इशू ऑफ सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, स्पेशल पर्पस एंटिटी भी कह सकते हैं। आपकी मर्जी, जो कहना है कह दो। एंड दीज सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय एसेट्स, दैट्स व्हाई दीज आर नेम्ड एज एसेट बैक सिक्योरिटीज। अभी आप क्या करें, पहले आप इन्वेस्टर्स के नीचे लिखें, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं। जो मुत्थू फाइनेंस इन्वेस्टर्स को इशू कर रहा है वो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज होती हैं। उसमें भी इंटरेस्ट देता है मुत्थू फाइनेंस, लेकिन उसमें इंटरेस्ट वो कम देगा क्योंकि इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट भी कम करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर का रिस्क भी कम है। रिस्क एंड रिटर्न आर डायरेक्टली रिलेटेड, आपको पता ही है। एसेट बैक सिक्योरिटीज, इन्वेस्टर्स विल हैव अ राइट टू टेक इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल या जो भी ईवी, जो भी लोन है, जो गाड़ियों का लोन है वो ले सकता है। इसलिए मैंने कहा ये हो सकता है। अच्छा एक बात और कहनी है, एसपी कैन एक्ट एज अ सर्विसर ऑफ अ लोन, बिकॉज हमने फैक्टर की बात की। मैंने आपको कहा ये फैक्टर भी हो सकता है, तो उसको हम सर्विसर ऑफ अ लोन भी कह सकते हैं। भाई मान लेते हैं मुत्थू फाइनेंस आगे सिक्योरिटी इशू नहीं करता, तो मुत्थू फाइनेंस कह रहा हुंडई मोटर्स को, ठीक है तू मेरे को बेच दे, मैं अपने आप लेता रहूंगा, मेरा धंधा ही यही है। तेरा अपना धंधा, तू वो काम कर, गाड़ियां बना, मेरा धंधा लोन देना, मैं पैसे लूंगा। उसको इसलिए मुत्थू फाइनेंस को हम सर्विसर ऑफ अ लोन भी कह सकते हैं और कलेक्टर ऑफ ईएमआई भी बोल सकते हैं। आराम से कुछ मुश्किल है ही नहीं। अब सवाल आता है कि मुझे बेनिफिट्स बताने लर्निंग आउटकम ए में जो था, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द पार्टीज, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द हुंडई मोटर्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द सेलर, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू द ओरिजिनेटर। आप सोचिए,
अगर आपने ईमानदारी से 3-4 डायग्राम्स बनाए हैं और मेरी केस स्टडी को देखा है, आप खुद बेनिफिट लिख सकते हैं। स्क्वायर करिकुलम से देखने की जरूरत नहीं है, पर ये 2-3 पॉइंट लिख लें। रीजन व्हाट आर द बेनिफिट टू हुंडई मोटर्स। फर्स्ट बेनिफिट इज कि भाई इसने अपना रिस्क आगे ट्रांसफर कर दिया मुथ्थू फाइनेंस को। हुंडई ने मुथ्थू को अपना रिस्क दे दिया, अपनी टेंशन उसको दे दी, ठीक है जी। रीजन नंबर 2, बेनिफिट नंबर 2, टू गेट 10 मिलियन। मैंने अज्यूम किया ना कि हुंडई मोटर्स के बाद $10 मिलियन का धंधा आ गया है, गाड़ियां उसने दे दी हैं, तो क्या पता 10 मिल जाए, क्या पता 9.5 मिलियन मिल जाए, क्या पता 9 मिलियन मिल जाए। अब वो उनके उसके एग्रीमेंट के ऊपर है, लेकिन हाँ ये बात है कि उसको पहले ही मिल जाएंगे। जो हुंडई मोटर्स को 2-3 साल के बाद मिलते, पहले ही मिल जाते हैं। जैसे आप डेट्स को सेल करते हैं फैक्टर को, वैसे ही आपने बेचा है। रीजन नंबर 3, बेनिफिट नंबर 3, स्पेशल पर्पस एंटिटी सिक्योरिटीज आर बैक्ड बाय एसेट्स हेंस चीपर देन अदर FIS। वो मैं अभी बताऊंगा, बिकॉज इनके अगेंस्ट एसेट्स हैं, इनके अगेंस्ट गाड़ियां हैं, अगर कल दिक्कत आई तो गाड़ियां बेच सकते हैं, इसलिए ये थोड़े से चीपर होते हैं। अभी हम देखेंगे, आप आ जाइए। बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज SP प्रॉफिट, व्हाई मुथ्थू फाइनेंस अपना धंधा क्यों कर रहा है। भाई साहब दो सिचुएशंस हो सकती है। एक तो ये भी हो सकता है कि मुथ्थू फाइनेंस ने हुंडई मोटर्स से $10 मिलियन का लोन ले लिया, एसेट ले लिया, बट उसके बदले में उसको $9 मिलियन ही दे रहा है, तो भाई साहब अपने फैक्टरिंग कमीशन नहीं लेगा। तो पहला सिचुएशन ये हो सकती है कि फैक्टरिंग की कमीशन ले सकता है, या दोनों भी ले सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि भाई आपने मुथ्थू फाइनेंस से आपने लोन ले लिया, आपने लोन की सिक्योरिटी एसेट ले लिए, उसके बाद आपने सिक्योरिटी इशू कर दी। अब वो सिक्योरिटीज आपको पता है उसके अगेंस्ट एसेट्स हैं, तो इन्वेस्टर्स ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, 7% 6% हम दे देंगे। और मुथ्थू को कस्टमर से, बंटी से 8% मिल रहा है। मैंने तभी नाम रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। बंटी से, कस्टमर से मुथ्थू को 8% का EMI का लोन इंटरेस्ट मिल रहा है, और मुथ्थू ने आगे जो सिक्योरिटी इशू की 6% की इशू कर दी, तो 2% का ये भी बेनिफिट हो गया। या तो ये बेनिफिट, या वो बेनिफिट, या दोनों बेनिफिट। तो ऊपर लिखिए जी, बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज SP प्रॉफिट। दो सिचुएशंस हो सकती है, सिचुएशन 1 एंड सिचुएशन 2। कस्टमर्स सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स दे रहे हैं इंटरेस्ट SPE को, मुथ्थू फाइनेंस को 8% के बेसिस में, और SPE दे रहा है इन्वेस्टर्स को 7% के बेसिस में। 1% का ये बेनिफिट आ गया। या मुथ्थू फाइनेंस हुंडई मोटर से कमीशन चार्ज कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टरिंग कमीशन। सिचुएशन नंबर 2, देन फ्रॉम फैक्टरिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे कैन चार्ज, मुथ्थू फाइनेंस कैन चार्ज फ्रॉम हुंडई मोटर्स ओरिजिनेटर सेलर अ कमीशन। लेट इट बी, वो 10 का लेकर 9 दे देता, 8 दे देता, तो उसके बाकी पैसे हैं। दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। मैं खाली आपको समझाना चाहता हूं कि व्हाट आर द बेनिफिट फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉफिट टू। अच्छा, हुंडई मोटर्स तो कर ही चुके हैं, हुंडई मोटर्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं कि भाई हुंडई मोटर्स के कुछ बेनिफिट्स और भी हैं। कि आप ये बताइए, अगर हुंडई मोटर्स को 10 मिलियन पैसे उसके ब्लॉक हो गए, अब उसकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई। अच्छा, अगर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई तो या तो फिर उसको पैसे लोन में लेने पड़ेंगे या इक्विटी इशू करना पड़ेगा। बट अगर वो मुथ्थू फाइनेंस से ले लेता है तो फिर वो इक्विटी का झंझट खत्म है, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम फाइनेंस खत्म है, तो डायरेक्टली मुथ्थू के पास जाएगा। मुथ्थू दे दे, मुथ्थू लिखो। रीजन नंबर 5 ऐड कर ले, क्योंकि 3-4 तो कर चुके हैं। एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस विदाउट इशूइंग शेयर्स फॉर हुंडई मोटर्स। नेक्स्ट इज हुंडई मोटर्स सेलर्स ओरिजिनेटर कैन lend more and increase in profit due to low funding cost। मतलब हुंडई मोटर्स अपने धंधे में ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा गाड़ियां उधार में बेचेगा, और वो पैसे उधारी मुथ्थू फाइनेंस को दे देगा, और इसके लिए चीपर होगा, क्योंकि बाहर की फॉर्मेलिटी, इक्विटी इशू करो, ये करो, वो करो, कुछ रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस कुछ भी नहीं करने। तो ज्यादा फायदा है ना हुंडई मोटर्स के लिए, धंधा कर, बेच, आगे लग। रीजन नंबर 3 और 7 जो भी, रिलीफ फ्रॉम रिस्क फॉर डिफॉल्टिंग कस्टमर्स। भाई साहब मैंने जब कहा फैक्टर को मैंने दे दिया, भाई साहब मेरी टेंशन खत्म है ना, हुंडई मोटर्स की टेंशन खत्म है। हुंडई मोटर्स को कोई बैड डेट्स की वो नहीं है, मुथ्थू फाइनेंस जाने जो भी होगा, ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। मैं लास्ट पॉइंट में आ चुका हूं, बिग क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स इन SPE। मतलब वो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने फिक्स इनकम सिक्योरिटीज खरीदी है मुथ्थू फाइनेंस से, उनको क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो यह है कि उनका रिस्क कम होगा। नो डाउट जब रिस्क कम लेंगे, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोलेटरल है, तो उनका रिटर्न भी कम होगा, लेकिन फिर भी उनको रिस्क नहीं है, दिल हूं नहीं करेगा। तो लिखिए बिग क्वेश्चन प्रॉफिट ऑफ इन्वेस्टर्स इन SPE, एक्सपोजर टू लोन एसेट्स डायरेक्टली। एक तो हम डायरेक्टली लोन ले रहे हैं,
अगर आपका मन है एज ए इन्वेस्टर कि आप लोन में डायरेक्टली एक्सपोजर करना चाहते हो, तो या तो फिर बैंक के आप शेयर्स ले लो या बैंक के को लोन दे दो। अब आप बैंक के थ्रू नहीं कर रहे, आप मुथ्थू फाइनेंस के थ्रू वही एक्सपोजर ले रहे हो। मतलब आपको पाव भाजी खानी है, आप हल्दीराम की ना खाकर बीकानेर वाले की खा रहे हैं। स्वाद तो वही होगा, भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन 80% 90% तो वही कंटेंट आएगा, वही एक्सपोजर मिलेगा। तो लिखिए रीजन नंबर 1, एक्सपोजर टू लोन assets directly vis-a-vis earlier investors used to get the exposure by investing in equity of a bank or bonds of a bank। मैंने सब लिखा है भाई साहब, अभी करिकुलम नहीं देख रहे, स्क्वेजर नहीं देख रहे, खाली मेरी बात को समझ रहे हैं। यकीन मानिए आपको ज्यादा समझ आएगा। रीजन नंबर 2, सिक्योरिटीज इशूड बाय एसपी टू इन्वेस्टर्स आर ट्रेडेड, हेंस इंक्रीज इन लिक्विडिटी। अब भाई साहब जो मुथ्थू फाइनेंस सिक्योरिटीज इशू करेगा इन इन्वेस्टर्स को, वो भी तो बाजार में ट्रेड होंगी, तो लिक्विडिटी होगी। बड़ी सिंपल सी बात है। नेक्स्ट रीजन लिख लीजिए, रिस्क इज लोअर फॉर इन्वेस्टर्स, हेंस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विल इंक्रीज। रिस्क कम होगा, इसलिए रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विल इंक्रीज। एंड लास्ट रीजन इज स्ट्रॉन्ग लीगल क्लेम ऑन कोलेटरल, क्योंकि वो कोलेटरल में एसेट्स हैं, वो कोलेटरल में गाड़ियां हैं, कार है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप सब आराम से लिख लें। रीजन नंबर 3, रिस्क इज लोअर फॉर इन्वेस्टर्स, हेंस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विल इंक्रीज, स्ट्रॉन्ग लीगल क्लेम ऑन कोलेटरल। आराम से, कुछ मुश्किल है नहीं भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं, कुछ मुश्किल है नहीं। मैंने जिस तरह से हुंडई मॉडल की केस स्टडी बताई है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। जब किया इरादा पक्का, कोई चीज नहीं है मुश्किल, है ना। आइए 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 जी, मैं आई थिंक सब बता चुका हूं। अभी मैं चाहता हूं कि आप एक गाना देख लें। मेरा बड़ा मन है कि आप उस गाने को देखें, जिससे कि हम आगे चल पाए। ये गाना बड़ा प्यारा सा लगता है जी मुझे। आप देखिए ये गाना है क्या। बेसब्रियां होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। CFA USA लेवल 1 के फर्स्ट अटेम्प्ट को पाने के लिए बेसब्रियां। ये मूवी देखी हुई आपने? भाई साहब जब तक बेसब्री नहीं होगी ना फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने की, तो फिर नहीं हो सकता। बेसब्री नशा कुछ तो। आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जब मैं बोल दूं बेसब्रियां, तो आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों ये लेक्चर नंबर 1 था सिक्योरिटाइजेशन का, रीडिंग नंबर 17 का। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 1-2 लर्निंग आउटकम बता दिए। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कौन कौन से लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो गए हैं। आपको ये पूरा लेक्चर दोबारा देखना है, क्योंकि जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो ये केस स्टडी को बेस रखेंगे, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful।